नमस्कार, उत्तराखंड प्राइम देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रीति राय। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है और वहीं दूसरी ओर आज से प्रदेश भर में महाजनसंपर्क अभियान की शुरुआत की जा रही है। प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने कहा कि केंद्र सरकार के 9 साल का कार्यकाल उपलब्धियों से भरा रहा है। आज से प्रत्येक लोकसभा में कार्यकर्ता और सोशल मीडिया प्रभारी आम जनता से संवाद करने का काम करेंगे। उन्होंने कहा कि 30 मई से कार्यक्रम की शुरुआत हो चुकी है और आने वाली 30 जून तक प्रदेश भर में तमाम कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है। तो मोदी सरकार के कार्यकाल को 9 साल का वक्त पूरा हो चुका है और ऐसे में प्रदेश भर में 30 मई से लेकर 30 जून तक कार्यक्रम प्रस्तावित किए गए हैं। आपको बता दें कि इस एक महीने के दौरान जनता से महाजनसंपर्क अभियान चलाया जाएगा और जनता के बीच केंद्र सरकार के द्वारा चलाई जा रही योजनाओं को लेकर पार्टी के तमाम पदाधिकारी, नेता, मंत्री जाने का काम करेंगे। तो चलिए अब आपको सीधी तस्वीरें दिखाते हैं जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कार्यक्रम में मौजूद हैं। तीन महीने के भीतर मैंने नेपाल की अपनी पहली यात्रा की थी। उस समय मैंने भारत नेपाल संबंधों के लिए एक हीट फॉर्मूला HIT दिया था। हाईवेज, आईवेज और ट्रांसवेज। मैंने कहा था कि भारत और नेपाल के बीच ऐसे संपर्क स्थापित करेंगे कि हमारे बॉर्डर्स, हमारे बीच बैरियर्स न बने। ट्रक्स की जगह पाइपलाइन से तेल का निर्यात होना चाहिए। साझा नदियों के ऊपर ब्रिज बनाने चाहिए। नेपाल से भारत को बिजली निर्यात करने के लिए सुविधाएं बनाई जानी चाहिए। फ्रेंड्स, आज 9 साल बाद मुझे कहते हुए खुशी है कि हमारी पार्टनरशिप वाकई में हिट है। पिछले 9 सालों में हमने अनेक क्षेत्रों में कई उपलब्धियां हासिल की हैं। बीरगंज में नेपाल की पहली ICP बनाई गई। भारत नेपाल के बीच हमारे क्षेत्र की पहली क्रॉस बॉर्डर पेट्रोलियम पाइपलाइन बनाई गई। हमारे बीच पहली ब्रॉडगेज रेल लाइन स्थापित की गई। सीमा पर नई ट्रांसमिशन लाइंस का निर्माण किया गया है। अब हम नेपाल से 450 मेगावाट से अधिक बिजली आयात कर रहे हैं। अगर हम 9 साल की उपलब्धियों का वर्णन करने लगेंगे तो पूरा दिन निकल जाएगा। फ्रेंड्स, आज मैंने और प्रधानमंत्री प्रचंड जी ने भविष्य में अपनी पार्टनरशिप को सुपर हिट बनाने के लिए बहुत से महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। आज ट्रांजिट एग्रीमेंट संपन्न किया गया है। इसमें नेपाल के लोगों के लिए नए रेल रूट्स के साथ साथ भारत के इनलैंड वाटरवेज की सुविधा का भी प्रावधान किया गया है। क्षेत्र से कनेक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए सिरसा और झूलाघाट में 2 और पुल बनाए जाएंगे। क्रॉस बॉर्डर डिजिटल पेमेंट के लिए उसके माध्यम से फाइनेंशियल कनेक्टिविटी में उठाए गए कदमों का हम स्वागत करते हैं। इसका लाभ हजारों विद्यार्थी, लाखों टूरिस्ट और तीर्थयात्रियों के साथ साथ
मेडिकल ट्रीटमेंट के लिए भारत आए मरीजों को भी मिलेगा। 3 आईसीपी के निर्माण से आर्थिक कनेक्टिविटी सुदृढ़ होगी। पिछले साल हमने पावर सेक्टर में सहयोग के लिए एक लैंडमार्क विजन डॉक्यूमेंट अपनाया था। इसको आगे बढ़ाते हुए आज भारत और नेपाल के बीच लॉन्ग टर्म पावर ट्रेड एग्रीमेंट संपन्न किया गया है। इसके अंतर्गत हमने आने वाले 10 वर्षों में नेपाल से 10,000 मेगावाट बिजली आयात करने का लक्ष्य रखा है। फुकोट, कर्णाली और लोअर अरुण हाइड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं पर हुए समझौते से विद्युत क्षेत्र में सहयोग को और बल मिला है। मोतीहारी अमलेखगंज पेट्रोलियम पाइपलाइन के सकारात्मक प्रभाव को देखते हुए इस पाइपलाइन को चितवन तक ले जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अलावा सिलीगुड़ी से पूर्वी नेपाल में झापा तक एक और नई पाइपलाइन भी बनाई जाएगी। साथ साथ चितवन और झापा में नए स्टोरेज टर्मिनल भी लगाए जाएंगे। नेपाल में एक फर्टिलाइजर प्लांट स्थापित करने के लिए आपसी सहयोग पर भी हमारी सहमति हुई है। फ्रेंड्स, भारत और नेपाल के धार्मिक और सांस्कृतिक संबंध बहुत पुराने हैं और बहुत मजबूत है। इस सुंदर कड़ी को और मजबूती देने के लिए प्रधानमंत्री प्रचंड जी और मैंने निश्चय किया है कि रामायण सर्किट से संबंधित परियोजनाओं में तेजी लाई जानी चाहिए। हम अपने रिश्तों को हिमालय जितनी ऊंचाई देने के लिए काम करते रहेंगे और इसी भावना से हम सभी मुद्दों का, चाहे बाउंड्री का हो या कोई और विषय, सभी का समाधान करेंगे। एक्सेलेंसी प्रधानमंत्री प्रचंड जी, आप कल इंदौर और धार्मिक शहर उज्जैन की यात्रा करेंगे। मुझे विश्वास है कि आपकी उज्जैन यात्रा ऊर्जामयी होगी और पशुपतिनाथ से महाकालेश्वर की इस यात्रा में आपको आध्यात्मिक अनुभूति भी होगी। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir. May I now call upon the Honorable Prime Minister of Nepal to make his remarks. Sir. Your Excellency Shri Narendra Modi ji, member of delegation from both sides, friends from media, ladies and gentlemen. Thank you, Prime Minister Shri Narendra Modi ji, for your kind words. I am equally touched by your warm welcome and generous hospitality. This is my 4th visit to India as the Prime Minister of Nepal. I fondly recall my previous visit in September 2008 and then twice in September and October 2016. I bring with me the greeting and best wishes of the government and people of Nepal. We are happy to see the remarkable transformation of India's economic and development landscape under the able leadership of Prime Minister Modi ji. I congratulate Prime Minister Modi ji on completion this week of 9 years in government with far-reaching achievement on many fronts. The relation between Nepal and India are age-old and multifaceted. These relations stand on the solid foundation built on the one hand by the rich tradition of civilizational, cultural, socio-economic linkage, and on the other by the two countries' firm commitment to the time-tested principle of sovereign equality, mutual respect, understanding and cooperation. Today, as Prime Minister Modi ji mentioned, we made an extensive review of the progress in our relation and renewed our commitment to further strengthen this relation and cooperation. I appreciate Prime Minister Modi ji's neighborhood
first policy. In our meeting today, we discussed the ways to further strengthen cooperation in diverse areas including trade, transit, investment, hydropower development, power trade, irrigation, agriculture, connectivity, including air entry routes, railways, bridge, transmission line, expansion of petroleum pipeline, construction of integrated checkposts, as well as cultural and people-to-people contact. As you all witnessed, Prime Minister Modi ji and I jointly launched various projects through remote inauguration, flagging up and groundbreaking. A number of agreements and MOUs have also been exchanged. We reviewed the progress made in the implementation of the hydroelectricity project in Nepal and toward the construction of cross-border transmission line. It is one of the most important elements of our economic partnership. Nepal's hydropower can not only contribute to our economies and energy security, but also serve as an important factor to realize our climate ambition. I appreciate India's import of 452 megawatt of power from Nepal and requested Prime Minister Modi ji for approval of the import of additional 1200 megawatt of power from Nepal, including 456 megawatt upper Tamakosi. I thank Prime Minister Modi ji for positive response. Looking ahead, an agreement on the long-term power trade has been completed. On this agreement, India will import 10,000 megawatt of power from Nepal in the next 10 years. This is a major development in enhancing cooperation in this area based on the joint vision statement that the two Prime Ministers issued in April 2022. I also appreciated India's willingness to facilitate the export of hydropower from Nepal to Bangladesh through India. We have agreed that export up to 50 megawatt of power from Nepal to Bangladesh via India would commence soon, and the three countries would work out an agreement to this effect soon. Today, we also witnessed the signing and exchange of the project development agreement for the development of 669 megawatt Lower Arun hydropower project and the MOU on the development of 480 megawatt Phukot Karnali hydropower project. These projects provide a fresh momentum for power sector development and cross-border trade. Prime Minister Modi ji and I agreed to advance the Pancheshwar multipurpose project by concluding the DPR within 3 months. For this purpose, we have directed our respective officials to expedite bilateral discussion. The modalities of implementation will be concluded within 1 year after the approval of DPR by the two governments. We welcome the construction of the Tanakpur Link Canal and agreed that water will be released from Tanakpur Barrage to irrigation command area of Nepal through this canal in a phase-wise manner based on the necessary facilities on the Nepali side. I am happy to state that the vital transmission line project under LOC 4 will commence soon. Prime Minister Modi ji and I discussed other aspects of the cooperation in water resources, including irrigation. We also discussed to resolve the problem of inundation and take appropriate measure for flood control. We have directed our officials to hold meeting of bilateral. तो चलिए खबरों में आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के कृषि और साथ ही कृषक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में उद्यान विभाग की समीक्षा बैठक की। समीक्षा बैठक के दौरान विभागीय मंत्री गणेश जोशी ने उद्यान विभाग के अधिकारियों द्वारा केंद्र और राज्य पोषित योजनाओं की प्रगति की भी जानकारी ली और आगामी योजनाओं के बारे में चर्चा भी की। देखिए, धामी सरकार का संकल्प है कि 2025 में जब हमारा राज्य 25 साल का होगा, हम हॉर्टिकल्चर के क्षेत्र में अपने उत्पाद को हम दुगना करेंगे। उसके लिए लगातार हम मॉनिटरिंग कर रहे हैं। हमने इस बार
12,05,000 पौधे हमने सेब के दिए, 2,12,000 पौधे हमने कीवी के दिए, 1,62,000 नींबू हमने दिया है, 70,000 लीची हमने दिया है, 1,26,000 अमरूद के पौधे हमने दिए। और जिस प्रकार से रिस्पांस मिल रहा है, मुझे पूरा भरोसा है कि जो लक्ष्य हमने रखा है, आज हमारी जो सेब की क्वालिटी है, जो हमारा हर्सिल का सेब है, उसकी क्वालिटी इतनी बढ़िया है कि हम उसकी सही से मार्केटिंग करें, ब्रांडिंग करें, तो हिमाचल और कश्मीर से महंगा बिक सकता है। इसके लिए मैंने आज अभी अपने सेक्रेटरी को, अपने डायरेक्टर को, अपने अपर सचिव को निश्चित किया है कि एक तो किसानों को समय पर बॉक्स मिल जाने चाहिए। तो उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। बारिश, ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विज्ञान केंद्र ने निदेशक विक्रम सिंह ने जानकारी दी है। बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम में बदलाव देखने को मिल सकता है। मौसम विज्ञान केंद्र के निदेशक विक्रम सिंह ने इसे लेकर जानकारी दी है। उत्तराखंड में एक बार फिर से मौसम करवट बदलता हुआ नजर आएगा। बारिश और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट भी जारी किया गया है। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश और ओलावृष्टि की भी संभावना जताई गई है और साथ ही बारिश, ओलावृष्टि के साथ ही तापमान में भी गिरावट दर्ज की जाएगी। तो एक बार फिर मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से मौसम को लेकर पूर्वानुमान जारी किया गया है। बारिश और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में एक बार फिर मौसम विभाग की तरफ से बारिश और ओलावृष्टि को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। आपको बता दें कि ऑरेंज अलर्ट जारी करने के साथ ही तापमान में गिरावट दर्ज करने की भी संभावना जताई गई है। तो ऊंचाई वाले क्षेत्रों में भी तापमान में गिरावट दर्ज की जाएगी और साथ ही मैदानी इलाकों में बारिश और ओलावृष्टि की संभावना जताते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। उत्तराखंड में मौसम विज्ञान केंद्र की तरफ से एक बार फिर मौसम को लेकर पूर्वानुमान जारी कर दिया गया है। तो चलिए खबर पर और भी अधिक जानकारी के लिए जितेंद्र पेटवाल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, क्या जानकारी आपके पास? देखिए, उत्तराखंड में करवट बदल रहा है और उसी क्रम में कल से लगातार जो है दिन में बारिश देखने को मिल रही है। खास तौर पर उत्तराखंड के जो मैदानी जिले हैं, बारिश के साथ साथ काफी तेज हवाएं भी चल रही हैं और इसी को लेकर जो मौसम विभाग है वो समय समय पर अपना अलर्ट जारी करता रहता है, क्योंकि चारधाम यात्रा भी गतिमान है। ऐसे में कई यात्रा मार्ग पर कई लोग जो हैं अपनी यात्रा कर रहे हैं और इसी सब चीजों को देखते हुए जो श्रद्धालु हैं उनको भी कोई असुविधा का सामना न करना पड़े और यात्रा मार्गों पर जो लैंडस्लाइड की स्थिति है वो ना आ पाए, और उसको लिए भी समय समय पर एडवाइजरी मौसम विभाग द्वारा जारी कर दी जा रही है। और ऐसे समय पर ये कहा जा रहा है कि जब बारिश और तेज हवाओं का सिलसिला जारी रहे तो उस दौरान जो यात्रा है उसको रोक दिया जाए, सुरक्षित स्थानों में लोग रुक जाएं, बेवजह सड़कों पर ना चलें। और कल भी काफी तेज बारिश उत्तराखंड में देखने को मिली थी, ओले भी काफी जोर से गिरे थे और बिजली कड़कने की भी कई घटनाएं देखने को प्रदेश में मिली थी। तो उसी क्रम में आज भी मौसम विभाग ने अनुमान जताया है कि उत्तराखंड के कई हिस्सों में तेज बारिश और अंधड़ आ सकती है, तो इसको देखते हुए एहतियात बरतें और सुरक्षित जगहों पर लोग रहें। जी चलिए ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जितेंद्र आपका जानकारी देने के लिए।
बड़ी खबर आपको बता दें, उत्तराखंड में एक बार फिर बदलते मौसम को लेकर अलर्ट जारी किया गया। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बारिश के साथ साथ ओलावृष्टि की भी संभावना व्यक्त की गई है और ऐसे में तापमान में भी गिरावट दर्ज की जा सकती है। तो जिला चिकित्सालय कोरोनेशन के वरिष्ठ फिजिशियन डॉक्टर NS बिष्ट के अनुसार वैसे तो इस बार स्वास्थ्य विभाग की ओर से चारधाम यात्रा में हर एक किलोमीटर में चिकित्सकों की तैनाती की गई है। इस बार पिछले साल की अपेक्षा मृत्यु दर भी कम है। तो वहीं उन्होंने यात्रा में आने वाले तीर्थयात्रियों को सलाह देते हुए उनसे चारधाम यात्रा में जाने से पहले अपने स्वास्थ्य का भी चेकअप कराने को लेकर सभी से अपील की है। इस बार चारधाम यात्रा में माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी की पहल से कुछ ऐसे उपाय किए गए हैं कि चारधाम यात्रा में 1-1 किलोमीटर पर डॉक्टरों की तैनाती की गई है। उसके चलते जो है इस बार मृत्यु दर भी कम देखने को मिला है। यानी कि चारधाम यात्रा पर जाने वाले यात्रियों को अपने बीपी की जांच, अगर उनको पहले से दमा का रोग है, अपना इनहेलर साथ ले जाएं, बीपी की दवा खा के जाएं और धीरे धीरे चलें। धीरे धीरे चलने से किसी को हार्ट अटैक नहीं आता। तो ये देखने की बहुत ज़रूरत है। शुगर के लोग अपनी दवाएं लें और चारधाम यात्रा एक सुरक्षित यात्रा है, बशर्ते कि जो लोग पहले से बीमार हैं, दिल के बीमार हैं, बीपी के रोगी हैं या उनको दमा का रोग है, उनको अपनी सावधानियां बरतनी चाहिए। मतलब पहले जाने से पहले, पहाड़ चढ़ने से पहले उनको 2-3 दिन जो है बेस कैंप्स में, जैसे कि हमारा गौरीकुंड है या उससे पहले फाटा है, ऐसी जगहों पर 1 आध दिन रह के उसके बाद ही केदारनाथ की चढ़ाई। उधमसिंह नगर जिले के पुलबट्टा थाना अंतर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग 74 पर भीषण सड़क हादसा हुआ। राष्ट्रीय राजमार्ग से गुजर रहे सैकड़ों क्विंटल रेत से भरे 16 टायर डंपर अनियंत्रित होकर सड़क के बीच पलट गए। ट्रक की चपेट में आकर एक ऑल्टो कार और साथ ही मोटरसाइकिल बुरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो गई। तो वहीं घटना में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। इसलिए हमने, जैसे कि आपको पता है कि जो भंडेरी घाट से यमुनोत्री धाम का पैदल मार्ग है, वैकल्पिक मार्ग, उसमें जगह जगह कीचड़ की ऐसी स्थिति हो रखी, घोड़े खच्चर और जो घोड़े चालक हैं उनका चलना दुश्वार हो रखा है और बड़ी मुश्किल से यात्रियों से यात्रा करवा रहे हैं। और वैसी स्थिति पैदल मार्ग में जगह जगह आप देख सकते हैं वीडियो के माध्यम से कि पानी जो रुक रहा है, जिससे यात्रियों को चलने में, आने जाने में परेशानियां हो रही हैं। मैं शासन प्रशासन और जिला प्रशासन उत्तरकाशी के जिलाधिकारी महोदय से अनुरोध करता हूं कि आप तो ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर श्रीनगर में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। कार ने सांड को टक्कर मार दी है, जिससे सांड की मौके पर ही मौत हो गई। तो इस सांड को टक्कर मारने के बाद कार सवार मौके से वाहन समेत फरार हो गया। इस घटना से आसपास के लोग इकट्ठा भी हो गए और इस दौरान घटित घटना से काफी रोष भी लोगों में देखने को मिला। रामपुर चुंगी रोड स्थित माहीग्रांट से अतिक्रमण का हवाला देते हुए नगर निगम प्रशासन द्वारा तोड़ी गई दुकानों के मामले में दुकानदारों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर प्रशासन की कार्रवाई पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा है कि प्रशासन की टीम ने बिना आदेश दिए और साथ ही न्यायालय में चल रहे ट्रायल के बीच ही दुकानों को ध्वस्त करना शुरू कर दिया, जबकि न्यायालय ने 2 दिनों बाद भी मामले में यथास्थिति को स्टे किया था। यमुनोत्री धाम के पैदल मार्ग में जगह जगह पानी और कीचड़ इस तरीके से भरे पड़े हैं जैसे लोगों को आने जाने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं जहां स्थिति काफी दयनीय भी देखने को मिल रही है। जगह जगहों पर चारधाम यात्रा में कीचड़ जैसी स्थिति देखने को मिल रही है, जिससे आम लोगों को और साथ ही दर्शन करने आए लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
मसूरी वुडस्टॉक स्कूल के धोबी घाट के जंगलों में एक अज्ञात युवक का शव मिलने से क्षेत्र में हड़कंप मच चुका है, जिसके बाद स्थानीय लोगों ने मसूरी पुलिस को इस अज्ञात शव की जानकारी दी। तो वही मसूरी पुलिस एसआई प्रमोद कुमार के नेतृत्व में मौके पर टीम ने पहुंचकर अज्ञात शव के कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और साथ ही जांच पड़ताल शुरू कर दी गई है। तो चलिए फिलहाल इस बुलेटिन में सिर्फ इतना ही। आप देखते रहें प्राइम न्यूज़।